आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हम आज की क्लास में क्लास 10th के विद्यार्थियों जिसमें हम पोइम की बात करेंगे। आपकी जो पोइम है वो तुम्हारे 12 नंबर का भाग है, जिसमें से 4 नंबर की पोइम आएगी और 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। टोटल तुम्हारे 12 नंबर का हो गया भाग। अब इन 12 नंबर को हम किस प्रकार कवर करेंगे वो हम आज की वीडियो के माध्यम से तुम्हें समझाएंगे। जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बस उसी को तुम याद कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आगे के और उन चीज़ों को कराने की कोशिश करूँगा। तो हम चलते हैं। पहली पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है? डस्ट ऑफ स्नो। इस डस्ट ऑफ स्नो में से कौन कौन से प्रश्न हैं जो तुम्हारी एग्जाम की दृष्टिकोण से अच्छे रहेंगे, तो हम बात करेंगे इसमें पहले वाले क्वेश्चन की। और पहले वाले क्वेश्चन का नाम है हाउ डज द पोइट्स मूड चेंज, या इस क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से पूछ सकता है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अगर ये दो प्रश्न वो तुमसे पूछता है तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो एक ही होगा और दोनों का आंसर बिल्कुल समान होगा। अगर तुम्हारे ये आंसर याद हो जाता है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को आराम से याद करके ले जाएं, जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे। चलते हैं इसके आंसर की ओर। क्या कहता है? देयर आर सम सिंपल एक्शन दैट लीव ए ग्रेट इफेक्ट ऑन द ह्यूमन माइंड। कहता है कभी कुछ सामान्य कार्य ऐसे होते हैं जो मानव के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। द फेलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। जैसा कि बर्फ के कणों ने कवि का मानसिक दशा बदल दी थी। इट ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंज इन द मूड ऑफ द पोएट। जिस प्रकार जो मन की दशा बदली थी और मन में जो नेगेटिव थिंकिंग थी कवि की, वो किस में बदल गई थी? पॉजिटिव में बदल गई थी। हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन बिल्कुल दोनों क्वेश्चन सेम पूछ सकता है वो आपसे। जैसे वो तुमसे पूछे व्हाट डज द पोएट वांट टू से इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, या तुमसे पूछ सकता है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। दोनों के आंसर बिल्कुल समान होंगे और दोनों को आप आराम से कवर कर सकते हो एक आंसर के माध्यम से। द पोएट वांट टू से इन द पोएम दैट स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड मोमेंट इन नेचर कैन ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंज इन वंस मूड एंड आउटलुक। कभी कहता है कि प्रकृति में छोटे क्षण मानवीय मनोदशा को एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कभी इस चीज को बताता है। अब इसमें से कौन सा स्टैंजा जो मोस्ट रहेगा, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो पहला ही ऐसा स्टैंजा है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर तुम पहले स्टैंजा को याद करके ले जाते हो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? तो पहला क्वेश्चन तो ये वाला होगा, हु सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, यानी धूल किसने गिराई। दूसरा क्वेश्चन है वेयर वाज द क्रो सिटिंग, कौआ कहाँ बैठा था। तो पहले का तो आंसर ये हो जाएगा, ए क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए ट्री। एक कोए ने पेड़ से बर्फ की धूल हिलाकर गिराया। और दूसरे का आंसर हो जाएगा द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री नेम्ड हेमलॉक। कोआ हेमलॉक नामक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। पहली पोएम यहाँ से क्लियर होती है। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रख लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। बस इन्हीं चीजों को पहली पोएम से याद करके चले जाना। अगली पोएम की बात करूं जिसका नाम है फायर एंड आइस। इसमें से कौन कौन सी चीजें मोस्ट हैं जो तुम्हारे एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जा सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो इसका आंसर होगा द पोएम टेल्स अस अबाउट द अनएंडिंग डिजायर्स एंड हेट्रेड
These desires are in the heart of mind of human being. Desire is like fire and hatred is ice. कवि कहता है कि हमें ना समाप्त होने वाली इच्छाओं और घृणाओं के बारे में बताता है, और ये इच्छा मानव के हृदय और मस्तिष्क में है। इच्छा अग्नि के समान है और घृणा एक बर्फ के समान है। दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। देखो, दूसरे क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हैं और दोनों के आंसर बिल्कुल एक समान है। What do you know about fire and ice indicate in the poem? या पूछ सकता है वो, What do you fire and ice indicate in the poem? तो दोनों का आंसर एक ही होगा। दोनों का आंसर एक ही होगा। Fire indicates the never ending desire of humans, while ice indicates human hatred. Both of these spread rapidly among humankind. They point toward the evils of society. कवि कहता है कि अग्नि मानव की अंतिम या अतंत इच्छा को दर्शाती है, बर्फ मानव की घृणा को दर्शाती है। दोनों इतनी तेजी से फैलती हैं, ये मानव की बुराई की ओर इशारा करती हैं कि मानव कितना बुरा हो गया है। अच्छा, इसमें से कौन सा जो एक्सट्रैक्ट होगा वो कौन सा मोस्ट है? तो इसमें सिर्फ दूसरा एक्सट्रैक्ट मोस्ट है, जो तुम्हारे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इसमें से दो क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन पूछो, क्या होगा? देखो, व्हाट डज द पोएट नो? कवि क्या जानता है? तो देखो, कवि क्या जानता है, जैसा हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, द पोएट नोज ए लॉट अबाउट हेट। कवि घृणा के बारे में जानता है। ही नो दैट, वह जानता है कि इट स्प्रीड्स क्विकली, यह जल्द फैलती है, एंड इज नॉट ओनली कोज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। संसार का अंत का कारण सिर्फ क्या है? घृणा है। क्या है? घृणा। दूसरा क्वेश्चन देखो, वाई आइस विल बी द कॉज ऑफ डेस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड? बर्फ विश्व के विनाश का कारण क्यों होगा? आंसर है, आइस इज द हेट, मतलब बर्फ एक घृणा की तरह है। हेट कॉज ऑल टाइप ऑफ वाइस अमॉन्ग मैनकाइंड। घृणा सभी प्रकार के दुर्गुण मानव जाति में उत्पन्न होती है। हेट विल बी लीड ह्यूमन बीइंग टुवर्ड डेस्ट्रक्शन एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल मैनकाइंड। जैसा कि मानवों को यह अंत की ओर ले जा रही है, घृणा इस प्रकार से बर्फ की तरह क्या होती है? फैलती है। अच्छा, तीसरी पोएम में बात करते हैं। देखो, दो पोएम में आपको दो क्वेश्चन करा दिए, दो मैंने स्टैंजा करा दिए, ये मोस्ट हैं। तीसरी पोएम में दूसरा वाला एक्सट्रैक्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट है। ये समझ लो, इसको तो मैं 100% बोल सकता हूँ, यहाँ से प्रश्न आने के चांस बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज ए टाइगर लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट? मतलब एक बाघ प्राकृतिक निवास में किस तरह रहता है? तो देखो, ए टाइगर लिव्स फ्री, केयर फ्री इन हिज नेचुरल हैबिटेट। ही वॉक हेयर एंड देयर इन द साइडो एंड अमोंग द लॉन्ग ग्रास। एक बाघ अपने प्राकृतिक निवास में स्वतंत्र, चिंता मुक्त होकर रहता है। वह जंगल की छाया में और लंबी घास में इधर से उधर क्या करता रहता है? घूमता रहता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डज ए टाइगर गेट हिज फूड इन जंगल? एक बाघ जंगल में भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो कैसे प्राप्त करता है? ए टाइगर स्लाइड्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास। एक बाघ लंबी घास में होकर धीरे धीरे फिसलता है। वेयर फेड डियर पास, वहां से हिरण गुजरते हैं। ही गेट्स हिम फूड बाई किलिंग देम, वह उन्हें मारकर अपना भोजन खा लेता है। और इसमें से कौन सा जो एक्सट्रैक्ट है वो मोस्ट है? वो आपका 5 नंबर का है। कौन सा है? 5 नंबर का। इसके दो क्वेश्चन कौन कौन से? ध्यान से देखिए। हाउ डज ए टाइगर बिहेव इन हिज केज एट नाइट? एक बाघ रात्रि के समय अपने पिंजरे में किस प्रकार का बर्ताव करता है? तो ए टाइगर लिसन द नॉइज ऑफ पेट्रोलिंग कार एट नाइट इन द जू। बाघ रात्रि में चिड़ियाघर में गश्त लगाते हुए कारों के शोर सुनता है। ही लुक्स एट स्टार्स इन द स्टारलिट नाइट, वह रात्रि के चमकते हुए सितारे देखता है। विद हिज राइट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, अपनी चमकीली आंखों से वो आकाश में चमकते हुए, या बोल सकते आदर्शित क्या देखता है? तारे देखता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा है, इमेजिनिंग विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स
What does a tiger thinks at night about himself? इस पंक्तियों की सहायता से कल्पना कीजिए कि रात के समय एक बाघ अपने बारे में क्या सोचता है। A tiger finds himself in sad and sorrowful state. वह अपनी स्थिति को अपने दुखपूर्ण में भरा पाता है। He is a helpless despite his great strength. वह अपनी शक्ति को असहाय महसूस करता है। He thinks about his freedom in jungle. वह चाहता है कि मुझे मेरे जंगल में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। अगली पोएम की ओर बढ़ते हैं, जो तुम्हारी फोर्थ पोएम है। वह हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इसका जो एक्स्ट्रा 6 नंबर का है वो ये समझ लो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछने के पूरे चांस बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है रीड दीज लाइन्स एंड टेल अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए चैमलियन। इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि गिरगिट का बाहरी रूप कैसा होता है। देखिए, एक गिरगिट का बाहरी रूप क्या होता है। ए चैमलियन इज स्मॉल इन साइज लाइक ए लिचर्ड। एक गिरगिट एक छिपकली की तरह होता है। इट हैज नो ईयर एंड नो विंग्स। ना उसके कान होते हैं ना उसके पंख होते हैं। बट ही लिव्स इन ट्री एंड बुश। वह वृक्षों की झाड़ियों में रहता है। कहाँ रहता है? मगर वो वृक्षों की झाड़ियों में रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड इन दीज लाइन अबाउट द चैमलियन। इन पंक्तियों में एक गिरगिट की क्या विशेषता बताई गई है। ए चैमलियन कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम हिज एनिमी इन वेरी इजी मैनर। एक गिरगिट अपने दुश्मन से बचने के लिए सरलता तरीके से काम करता है। ही कैन चेंज हिज कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। वह जहाँ आसपास के रहता है उस कलर में वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। वेयर ही इज, जहाँ पर वो है। अगली पोइम, फिफ्थ पोइम, द वॉल पोइम। यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछेगा वो एग्जामिनर तुमसे। वहाँ से तो एक्सट्रैक्ट पूछेगा, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और लास्ट वाली पोएम में से आपसे एक्सट्रैक्ट पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए लास्ट वाली थोड़ा डीपली पढ़ लेना। मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज द पोइट मीन। मनी एक बाहरी है, बाहरी चीज है, मतलब वह चीज है। कवि का क्या आशय है? तो वो कहता है मनी डज नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर इमोशनल। धन के पास कोई भावनाओं के लिए स्थान तो नहीं है। वन कैन बाई न्यू थिंग्स विद मनी। तुम पैसों से कोई भी नई वस्तु खरीद सकते हो। वन कैन नॉट बाई मेमोरीज, लेकिन तुम किसी की यादें नहीं खरीद सकते। बिकॉज मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि धन है वो भारी है। कैसा है वो? भारी है। बाहर की चीजों को खरीद सकते हो, पैसों से लेकर अंदर की चीजें नहीं खरीद सकते। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द वॉल पोएम। द वॉल पोएम नामक कविता किसका संदेश है? क्या संदेश है इससे? जैसा कि तुम्हें पता है कि बच्चे की बॉल खो जाती है, तो उसके बारे में पूरी कहानी है ये। लूज ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स हैपन इन लाइफ रिपीटली। जब वही वस्तुएं खोने में जीवन में हमारे बार बार लगा रहता है। इफ वी लर्न द आर्ट ऑफ वेयरिंग द लॉस। जब हम नुकसान को सहन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? सहन करना सीख जाते हैं। वी कैन लाइन पीसफुली, तो हमें शांति में रह सकते हैं। तो हम कहाँ रह सकते हैं? शांति में रह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका जो मोस्ट है। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट वाज द ग्रीफ ऑफ द बॉय। कविता के अनुसार लड़के को क्या दुख था? अकॉर्डिंग टू द पोइट द बॉय वाज ग्रीफ स्ट्रिकन ड्यू टू लॉस ऑफ हिज बॉल। लड़के को सबसे ज्यादा दुख अपनी बॉल खो जाने का था। बॉय वाज इमोशनली अटैच्ड विद द बॉल, क्योंकि वह बच्चा उस गेंद से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका था। अगली पोएम है अमांडा। यहां से भी तुमसे प्रश्न पूछेगा वो कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट एवरी चाइल्ड ऑफ अमांडा's एज डज नॉट वांट एनी कंट्रोल और इंट्रीगेशन ओवर हिम या हर। कवि कहता है कि अमांडा की आयु का प्रत्येक बच्चा अपने ऊपर नियंत्रण या प्रश्न पूछे जाना नहीं चाहता है। कि मुझसे कोई प्रश्न पूछे तो वो इस प्रकार
इसका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हाउ डज अमांडा बिहेव इन द पोएम थ्रू आउट। इसमें उसका क्या बर्ताव था। अमांडा इज नॉट सिटिंग इन ए प्रॉपरली वे। अमांडा उचित प्रकार से बैठी हुई नहीं है। सी इज बीटिंग हर नेल्स, वह अपने दांतों से नाखूनों को काट रही है। सी इज वेंडिंग द टॉप पार्ट ऑफ हर बॉडी फॉरवर्ड एंड रेसिंग हर शोल्डर एंड बैक, वह शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे की ओर झुकाए हुए है और अपने कंधों को पीछे की ओर उठाए हुए है। अगला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वाई डज अमांडा वांट टू बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी। वो वहां पर सागर के पास क्यों रहना चाहती है। तो अमांडा कहती है अमांडा वांट्स टू बी ए मरमेड और द सोल inhabitants of the sea, so that she may drift blissfully in the relaxed green sea. There will be nobody in intrude her. वह जल परी या सागर की एकमात्र निवासी इसलिए बनना चाहती है ताकि वहां पर शांत रह सके, आनंदपूर्ण रह सके, वहां पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। अगली पोएम अपनी 7th द ट्री। द ट्री में से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग याद करके जाना भाई। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्री। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोएम अटैक्ट द सेल्फिश मोटिव्स ऑफ मैन। कविता मनुष्य के स्वार्थी इरादे के बारे में बताता है। ऑन द वन हैंड, एक हाथ से, ही इज गोइंग ऑन कटिंग ट्री, एक हाथ से तो पेड़ों को काटा जा रहा है। एंड ऑन अदर हैंड, और दूसरे हाथ से, ही इज डेकोरेटिंग हिज हाउस विद प्लांट्स, और दूसरे हाथों से पेड़ों से घरों को सजाया जा रहा है। इस बारे में कवि बताता है। वाई आर द ट्री कंपेयर्ड टू पेशेंस। भाई कविता में कवि ने मतलब पेड़ों को एक पेशेंस से तुलना क्यों कर दी। द ट्री इनसाइड द हाउस आर ट्राइंग टू मूव आउट। पेड़ अंदर से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। देयर लॉन्ग क्रैम्प्ड वॉल्स आर कंपेयर्ड टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हु हैव डोजेस एंड मूविंग टुवर्ड क्लीन डोर। पेड़ों की इस प्रकार दशा हो गई है जैसे कोई लंबे समय से एक हॉस्पिटल में भर्ती हो और वहां से निकलकर आ रहा हो, इस तरीके से पेड़ों की हालत हो गई है। देयर कंडीशन बिकम मिसरेबल सफरिंग अंडर द रूफ। लेकिन कई सारे पेड़ छत के नीचे रिगड़ा खा रहे हैं, उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। अगला क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। वेयर आर द ट्री इन द पोएम। व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लिप्स एंड देयर ट्वाइन्स डू। पेड़ कहाँ हैं, उनकी जड़ कहाँ है, उनके तने कहाँ हैं, उनके पत्ते कहाँ हैं। तो ध्यान से सुनिए। द ट्री आर इनसाइड द हाउस। पेड़ घर के भीतर हैं। दे आर इन पॉट्स और कंटेनर इन द काउंट्री यार्ड। सभी बरामदे में फर्श पर बैठे हुए हैं या वहां पर हैं। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक इन द बरामदा फ्लोर। पेड़ सभी बरामदे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रात्रि में। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास। उनकी जो पत्तियां हैं वो शीशे की ओर बढ़ती हैं। एंड ए स्मेल ट्वाइन हैज बिकम स्टिफ ऑन द एक्सटेंशंस ऑफ ट्राई टू मूव टूवर्ड द लाइट। और छोटी छोटी वाली रोशनी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। हमारा लास्ट अंतिम फॉग का एक ही स्ट्रक्ट है, तो उसी को याद करके चले जाना। इसके 2 क्वेश्चन है, उनको भी याद करके तुम चले जाना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है हाउ डज ए कैट कम एंड गो कंपेयर इट विद द फॉग विद हेल्प ऑफ दीज लाइन। मतलब फॉग बिल्ली की तरह आता है, बिल्ली की तरह चला जाता है, क्यों कहा गया। देखो एक कैट कम्स एंड गोज साइलेंटली। एक बिल्ली शांत रूप से आती है, शांत रूप से चली जाती है। फॉग आल्सो कवर हर वॉर एंड सिटी साइलेंटली। और धुंध बंदरगाह और शहरों में चुपचाप ढक लेता है। एंड देन डिस्पेयर इन द सेम मैनर। और वो इसी तरीके से क्या हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है बिल्ली की तरह।
देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग ऑफ फॉग? धुंध के प्रकट होने या गायब होने का से आप क्या समझते हो? तो आंसर है, अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग ऑफ फॉग इंडिकेट दैट वी कैन परस्यू एंड टारगेट साइलेंटली एंड देन अटेन इट विद ए व्यू टू सक्सेस। धुंध का प्रकट होना, गायब होना ये इंगित करता है कि हम अपने उद्देश्य को शांति से प्राप्त करें, सफलता की ओर बढ़ें, किसी को किसी के बारे में ना बताएं। जैसे एक धुंध आता है वो चुपचाप चला जाता है, इसी प्रकार से हम अपने ड्रीम सपनों को भी इसी प्रकार से चुपचाप कर लें, किसी को पता ना चलने दें। वो होता है अपना लक्ष्य, एक ड्रीम। तो ऐसे ही हमारी आज की पोइम खत्म होती है यहाँ पर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, सभी दोस्तों को बराबर तरीके से शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक हमारे चैनल पर आप बने रहिए। धन्यवाद सभी को।